महकमा इंसानी हुकूक सिंध की गाड़ियां और दिगर अशिया साबिक अफसरान के लिए माले गनीमत बन गई। महकमा इंसानी हुकूक सिंध की 2 गाड़ियां और लैपटॉप साबिका 2 एडिशनल सेक्रेटरीज ले उड़े। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अली राही ने GS सुजुकी बोलान वापस ना की। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अब जानेंगे। हमारे साथ आज़ाद नोहरिया मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का महकमा है, महकमा बराए इंसानी हुकूक, जिसके 2 अफसरान एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान रहे थे, लेकिन इस वक्त ओहदों पर नहीं हैं। दोनों को सिंध हुकूमत ने ओहदों से एक को सरेंडर कर दिया, दूसरे को जो है तबादला कर दिया है। लेकिन वो जैसे ओहदे छोड़कर गए हैं तो उन्होंने 3 जो सरकारी गाड़ियाँ, 2 लैपटॉप और डिवाइस जो है वाईफाई की, वो वापस नहीं की है। इस हवाले से महकमा बराए इंसानी हुकूक ने इन दोनों साबिका एडिशनल सेक्रेटरी को 2 अलग अलग से खत अरसाल किए हैं, जिसमें लिखा है कि फौरी तौर पर 3 सरकारी गाड़ियाँ, 2 लैपटॉप और डिवाइस वाईफाई की जो वापस की जाए। इस हवाले से जो खत लिखा गया, एक खत लिखा गया है मोहम्मद अली राही, जो साबिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक थे, जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खुराक हैं। उनके पास बोलान गाड़ी जो है मॉडल 2013 की सरकारी गाड़ी, उस हवाले से लिखा गया कि ये गाड़ी फौरी तौर पर वापस की जाए, क्योंकि ये गाड़ी महकमे के पास होने की वजह से जो है महकमे का जो इंतजामी कामकाज है वो सख्त मुतासर होने लगा है। एक ख़त अलग से जो है साबिक एडिशनल सेक्रेटरी, जिसको सिंध हुकूमत ने सरेंडर किया है, जो इस वक्त महकमा SNJD में OSD के तौर पर वहाँ पर तैनात हैं, लेकिन उसकी किसी ओहदे पर तैनाती नहीं की जा सकी है। फजल हुसैन अवैसी साहब, उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, उन्होंने जो 2 गाड़ियाँ तार वापस नहीं की, जिसमें एक कल्टस कार है और एक मेहरान कार है, 2 लैपटॉप हैं और एक डिवाइस है। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर इस खत में बाकायदा गाड़ियों के नंबर भी आवेजा किए गए हैं, मॉडल भी आवेजा किए गए हैं। उन्होंने गाड़ियाँ वापस नहीं की है। इस हवाले से उनको लिखा गया कि फौरी तौर पर 2 सरकारी गाड़ियाँ, जिसमें एक सफ़ेद रंग की जो कल्टस है और एक सिल्वर कलर की मेहरान कार है, वापस की जाए। 2 लैपटॉप वापस किए जाएँ और डिवाइस फ़ोन की है वो भी वापस की जाए, जिसके बाद जो महकमा इंसानी हुकूक का जो निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर होने लगा है, क्योंकि महकमे के जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो सरकारी तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन सरकारी वसाइल कम होने के बायस ये गाड़ियाँ उनके कब्जे में हैं। दोनों अफसरान जब ओहदों पर नहीं रहे हैं तो फौरी तौर पर गाड़ियाँ वापस की जाएँ। जबकि मोहम्मद अली राही जो से एडिशनल सेक्रेटरी, उनको सिंध हुकूमत ने उनका तबादला किया था, लेकिन फजल हुसैन अवैसी साहब को सरेंडर किया था। उन पर मुबीना तौर पर करप्शन और खातून एक शिकायती सेल इंसानी हुकूक की हैं समरिंद पारस, उनको हरासा करने का उन पर इल्ज़ाम था। उस हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने जो इस वक्त जो सेक्रेटरी कॉलेज तालीम है सदफ अनीस शेख, उनकी सरबराही में उन्होंने साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है रिपोर्ट दी, जिसके बाद इनको ओहदे से फारग किया गया। लेकिन ये 2 अफसरान इस वक्त ओहदों पर नहीं है इस महकमे में, लेकिन ये गाड़ियाँ और लैपटॉप और जो डिवाइस ले उड़े। इस हवाले से इनको खत लिखा गया कि फौरी तौर पर गाड़ियाँ और लैपटॉप्स और डिवाइस वापस करें, वरना के खिलाफ जो है हम जो चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत अरसाल करेंगे। लेकिन खत तो लिखा गया, लेकिन ताहल इन अफसरान ने गाड़ियाँ वापस नहीं की है, लेकिन खत उनको मौसूल हो चुके हैं। जी, खत मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद, बताइएगा कि कितनी मुद्दत में गाड़ियाँ जो है वो वापस करनी होती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ये है कि जो अफसर जिसका तबादला किया जाता है किसी महकमे में, या किसी अफसर का सरेंडर किया जाता है, या किसी अफसर को हटाया जाता है, तो फौरी तौर पर उनको गाड़ियाँ वापस कर मराहत जो सरकारी जितनी भी होती है, चाहे उसमें पेन हो, कलम हो, पेंसिल हो, तमाम तरह जो मराहत वापस करनी पड़ती है। लेकिन ये अफसरान इनको गुज़िश्ता 3 माह, एक मोहम्मद अली है उनको 2 माह कबल, और जो है फजल हुसैन अवैसी इनको गुज़िश्ता माह ओहदों से हटाया गया था। लेकिन इन्होंने ताहाल जो सिंध हुकूमत की गाड़ियाँ जो है या दीगर जो मराहत है उनको माल गनीमत तो समझ लिया, लेकिन वापस करने को तैयार नहीं, जिसके बायस महकमे ने इस वक्त जो सिंध काबीना का गुज़िश्ता हफ्ते जो इजलास हुआ था, उस इजलास में फैसला किया गया था जिन भी अफसरान के पास जो अफसरान ओहदों पर नहीं है उनसे गाड़ियाँ दीगर मराहत हैं वापस ली जाएँ। इस हवाले से इस वक्त जो महकमा इंसानी हुकूक ने इनको खतूत अरसाल किए हैं कि सरकारी मराहत फौरी तौर पर वापस की जाएँ। इस हवाले से जो है फौरी तौर पर महकमे ने अमल दरामद तो किया, लेकिन अमल दरामद का आगाज़ करके उनको खतूत अरसाल किए, लेकिन ताहाल उन्होंने किसी किस्म का कोई खतरा ख्वाह जवाब महकमा बराए इंसानी हुकूक को वाज़ह तौर पर नहीं दिया। गाड़ियाँ कब वापस करेंगे, लेकिन महकमा बराए इंसानी हुकूक के अफसरान का कहना है कि उनकी जानिब से जो रिमाइंडर ख़त भी इनको अरसाल किए जाएंगे। जब तक खत का जवाब नहीं देंगे तो इनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सिंध को शिकायत अरसाल की जाएगी। जी आज़ाद, बताइएगा कि इस वक्त गाड़ियाँ क्योंकि इस्तेमाल में नहीं है और अफसरान भी मौजूद नहीं है ड्यूटी पर, तो क्या ये किसी और मुतल्लिका इदारे में ड्यूटी दे रहे हैं या फिर ड्यूटी सर अंजाम ही नहीं दे रहे?
जी बिल्कुल, इसमें एक हैं 19 कैडेट के एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अली राही साहब, जो इस वक्त महकमा खुराक में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान है, लेकिन फजल हुसैन अवैसी उनके खिलाफ जो है महकमा बराए इंसानी हुकूक की सेक्रेटरी की जानब से शिकायत की गई थी। उसके बाद में उनको सरेंडर किया गया था, लेकिन ओहदे से हटाकर वापस रिपोर्ट करवाई गई थी महकमा SNDD की में। लेकिन महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इस अफसर को ओहदे से हटाकर रिपोर्ट तो करवा दी है, लेकिन इस अफसर ने ताहाल 2 सरकारी गाड़ियाँ, जिसमें एक कल्टस कार सफ़ेद रंग की और एक मेहरान कार सिल्वर कलर की, ये वापस नहीं किए। इसके अलावा 2 लैपटॉप हैं और एक डिवाइस है वाईफाई की, वो वापस नहीं किए, जिसके बाद इनको खतरसाल किया गया। लेकिन एक अफसर ओहदे पर मौजूद है किसी और महकमे में, महकमा खुराक में, लेकिन अफसर किसी ओहदे पर भी नहीं है, लेकिन वो 2 सरकारी गाड़ियाँ और 2 लैपटॉप और एक जो डिवाइस वाईफाई की है उस पर काबिज हैं। ताल उन्होंने वापस नहीं किए, जिसके बाद इनको खतरसाल करके फौरी तौर पर ये सरकारी इमारत वापस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी अहकाम जारी किए। आज़ाद नूरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते चले, महकमा औकाफ सिंध में भी करप्शन उरूज पर, करप्ट अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी बेसूद। मज़ारात के तज़ीन आराइश के नाम पर भी पैसा करप्शन की नज़र हो गया है। महकमा औकाफ मज़ीद 4 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करें, अहम खबर है, महकमा औकाफ सिंध में भी करप्शन उरूज पर पहुँच गई है। करप्ट अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी बेसूद जा रही हैं। मज़ारात की तज़ीन आराइश के नाम पर भी पैसा करप्शन की नज़र हो गया है। महकमा औकाफ मज़ीद 4 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, कार्रवाइयाँ जो है वो बेसूद जा रही हैं। करप्ट अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन मज़ारात के तज़ीन आराइश के नाम पर भी पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है। और दूसरी जानिब ये वाक़या आपको बताते चले कि महकमा औकाफ सिंध में भी करप्शन उरूज पर है। और आपको बताते चले कि महकमा औकाफ मज़ीद 4 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, करप्ट अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं बेसूद जा रही है। महकमा औकाफ सिंध में भी करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी है। मज़ारात की तज़ीन आराइश के नाम पर पैसा करप्शन की नज़र किया जा रहा है। महकमा औकाफ मज़ीद 4 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि करप्शन जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है, और ये करप्शन और कहीं नहीं महकमा औकाफ सिंध में की जा रही है। तालीम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। इंटर बोर्ड इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन की पाबंदी पर अमल करवाने में नाकाम हो गई है। इम्तिहानात के दूसरे रोज़ पर्चा क्लासरूम से लीक हो गया। इम्तिहानी सेंटर नंबर 31 DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से केमिस्ट्री का पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करते चलें, इंटर बोर्ड इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन की पाबंदी पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। इम्तिहानात के दूसरे रोज़ भी पर्चा क्लासरूम से लीक हो गया। इम्तिहानी सेंटर नंबर 31 DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से केमिस्ट्री का पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया। इस हवाले से नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा कि ये सिस्टम जो है, ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, क्या वजह है कि रोकथाम नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, देखें, कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज जो है वो दूसरा रोज़ है, और इंटर बोर्ड में जो है वो इम्तिहानात का जो पर्चा है वो लीक हो गया। इम्तिहानी सेंटर नंबर 31 DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से जो है वो केमिस्ट्री का पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया, जिससे ये जाहिर होता है कि तलबा के पास जो है वो क्लासरूम्स के अंदर मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जिनके ज़रिए जो है वो पर्चा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल किया जा रहा है। इम्तिहान शुरू होने के बाद जो है वो तलबा ने इस पेपर की जो है वो पिक्चर ली, और पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और तस्वीर में ये भी बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि पर्चा जो है वो तलबा मुबैना तौर पर जो है वो तलबा के हाथों से ही जो है वो लीक हो रहे हैं। इम्तिहानी मरकज़ में जो है वो मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी के बावजूद भी जो है वो पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मौजूद हैं। पर्चा मुबैना तौर पर सेंटर में मौजूद तालिब इल्म ने ही जो है वो लीक किया है। जी आयमा, बताइएगा कि चेकिंग का अमला कहाँ पर था? मोबाइल फ़ोन किस तरह से अंदर चला गया क्लास में? जी बिल्कुल, देखें, सेंटर पर जो है वो मोबाइल फ़ोन अंदर लाने के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पहला केस है जिसमें जो है वो पर्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर से ही लीक हुआ, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि सेंटर के अंदर जो है वो चेकिंग का अमला जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद जो है वो तालिब इल्म ने मोबाइल जो है वो सेंटर के अंदर लेकर गए और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो पिक्चर खींची पेपर की, और जो है वो उस पेपर को सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो वायरल कर दिया।
मुबैना तौर पर जो पर्चा है वो सेंटर में मौजूद तालिब इल्म के पास से ही जो है वो लीक हुआ है। चूंकि जो पर्चे की पिक्चर सामने आई है उसमें ये भी देखा जा सकता है कि पर्चा जो है वो डेस्क पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो आंसर शीट भी जो है वो हार्ड बोर्ड पर दिखाई दे रही है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि मुबैना तौर पर सेंटर में मौजूद जो तालिब इल्म है वही जो है वो पर्चा लीक करने में भी मुलव्विस नजर आ रहे हैं। जी, और बताइए गायमा कि इस तालिब इल्म के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो, कोई कार्रवाई की गई हो? जी बिल्कुल, देखें इस पर जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस ने भी जो है वो तशवीश का इजहार किया है और इस हवाले से जो है वो प्रिंसिपल को भी जो है वो तलब कर लिया है, लेकिन जो है वो ताहाल फिर जो है वो तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ाया गया है। अभी तक जो है वो पर्चे के हवाले से प्रिंसिपल को जो है वो तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। ताहम जो इंटर बोर्ड की जानिब से जो इकदाम उठाया गया था कि पर्चे पे जो है वो वाटर मार्क लगाया जाएगा जिसके जरिए सेंटर की जो है वो शनाख्त हो जाएगी, ताहम ये अब देखने में आ रहा है कि इस तरह से अगर कोई पर्चा लीक हो रहा है या आउट हो रहा है तो उस हवाले से जो है वो सेंटर का मालूम किया जा सक रहा है कि कौन से सेंटर से लीक हुआ है। जिस तरह से पहले पेपर में भी जो है वो जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ था वहाँ के जो सेंटर सुप्रीडेंट थे और जो अमला था उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम ये भी देखने में आ रहा है कि आज जो है वो अब डीजे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको भी जो है वो तफ्तीश के लिए बुला लिया गया है और जो है वो कार्रवाई का जो है वो आगाज इस हवाले से कर दिया जाएगा। जी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान। और यहाँ आपको बताते चले, कुत्ते के कत्ल के मुकदमे में कुत्ते के मालिकन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुद्दाइया कंवल का कहना है कि सड़क से उठाकर कुत्ते को अपने घर पर रखा था, 3.5 साल तक अपने बच्चों की तरह कुत्ते को पाला था। मुलजमान ने घर में घुसकर कुत्ते को मार दिया। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से, बताइएगा हमें मुमताज़। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ FB एरिया में। कुछ रोज़ पहले यहाँ पर एक कुत्ते का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ था और कुत्ते के जो मालिकन हैं उन्होंने इंसाफ के लिए न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि इंसाफ के लिए अदालत से भी रुजू किया। इस वक्त उसी कुत्ते के जो मालिकन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया? सर, ये 15 अप्रैल का वाक़या। मैं शाम को मार्केट गई हूँ। जब मैं 7 बजे करीब अपने घर आई हूँ तो देखा ताला कटा हुआ था, उसका कुंडा बाहर पड़ा हुआ था। मैं कुंडी खोल के घर के अंदर दाखिल हुई और मैंने आते ही सबसे पहले अपने कुत्ते की तरफ आई हूँ तो वॉशरूम में देखा कि खून बिखरा पड़ा हुआ था और कुत्ते की लाश तक गायब कर दी थी इन लोगों ने मार के। क्या सोचकर? वैसे तो यहाँ पर डकैतियाँ भी होती हैं, लोग मार जाते हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाता कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों से, डर की वजह से। आपने कुत्ते के मर्डर में FIR कटवाई, अदालत भी आई है, क्या सोचकर आपने ये सब कुछ किया? सर, इसलिए मैंने किया, एक तो वो मासूम जानवर था और कुत्ते के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत वफादार होता है और मैंने उसको अपना बच्चा समझ के पाला था और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और मैं अभी भी उसका जिक्र करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। सर, मैं इंसाफ के लिए अदालत तक पहुँच गई हूँ, मैंने FIR तक कटवा दी है। अब मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप अदालत से इंसाफ मांगते हैं। ऐसे ये भी बताएं कि काफ़ी वक्त भी लग जाता है इन केसेस में, थक तो नहीं जाएंगी कि नहीं, मैं थकूंगी नहीं सर, आखिरी दम तक ये केस लड़ेंगे? आखिरी दम तक लड़ूंगी सर। अभी मैं सिटी कोर्ट तक गई हूँ, अगर मुझे हाई कोर्ट तक जब भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमल हमारे साथ मौजूद थी, बेपनाह प्यार करती थी अपने उस डॉगी से जिसका नाम इन्होंने टाइगर रखा था और ये इंसाफ के लिए ये कह रही हैं कि अगर इसको किसी भी अदालत में जाना पड़े तो ये जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में इंसाफ लेकर रहेंगे। यहाँ आपको बताते चले, कराची में ज़िला शर्की स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हॉट स्पॉट बन गया है। रवा साल सबसे ज़्यादा 17 शहरी ज़िला शर्की में मारे गए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला गरबी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 13 शहरी मार दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा। जी, कराची में रवां साल पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं। कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है और इन 7 अजला में अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा शहरी किस जिले में मारे गए हैं तो सबसे ज्यादा 17 शहरी जो है हमें जिला शर्की में नजर आते हैं जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं और इस तरह जिला शर्की जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हॉट स्पॉट नजर आता है। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो हमें जिला गर्दी में जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातें ज्यादा नजर आ रही हैं, जहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल ने 13 शहरियों को कत्ल कर दिया और रवां साल जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 10 शहरी जो है वो परमिट में भी कत्ल हुए हैं। जबकि जिला बस्ती में स्ट्रीट क्रिमिनल ने 8 शहरियों की जान दी। सीमाड़ी और मलिर में भी 5 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए, जबकि जिला जुनूबी में 1 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हुआ। कराची पुलिस जो है वो शहर में 3 जोन में तकसीम है और अगर हम इन 3 जोन के हिसाब से देखें तो हमें तो नजर आता है कि सबसे ज्यादा नाकाम हमें ईस्ट पुलिस नजर आ रही है और स्ट्रीट शहरियों की जान
ईस्ट जोन में लिया हो। इस तरह से जो है वो वेस्ट जोन में हम देखते हैं कि 21 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं, और इस तरह ईस्ट और वेस्ट जोन मजमूई तौर पर 52 शहरियों को कत्ल में जो है वो कत्ल जो है हुआ है, और पुलिस जो है उसे रोकने में नाकाम रही है। इस तरह और ईस्ट और वेस्ट जोन पुलिस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि साउथ जोन में रवां साल 6 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं। जी फहीम, बताइएगा क्या पुलिस के पास इतने वसाइल हैं कि वो इकदाम करें? कराची पुलिस जो है उसके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नजर ये आता है कि कराची पुलिस मुख्तलिफ जो है वो क्योंकि जोन में भी बटी हुई है, मुख्तलिफ महकमों में भी बटी हुई है। सबसे ज्यादा ये है कि जो BBIP ड्यूटी है उसके ऊपर जो है कराची पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद है, फौज में नफरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो फोर्स है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन को उतनी पुलिस नहीं मिल पाती जिसके जरिए जो है कराची पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर सके, स्नैप चेकिंग कर सके, और यही जो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। तो नजर ये आ रहा है कि कराची पुलिस के पास वसाइल हैं, लेकिन नफरी की भी कोई कमी का सामना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं उनकी वारदातें शहर में बढ़ती चली जा रही हैं, और मजमूई तौर पर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 60 शहरी रवां साल अब तक 5 महीनों में स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों मारे गए हैं, और सबसे ज्यादा 31 शहरी ईस्ट जोन में मारे गए हैं, जबकि 21 शहरी जो है वो वेस्ट जोन में मारे गए। तो बहुत ही बुरी सूरत हाल इस वक्त कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से नजर आ रही है। कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। जी फहीम, हमें बताइएगा कि पुलिस की क्योंकि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं करवा रहे, क्रिमिनल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जुराइम बढ़ रहे हैं, तो उस पर IG सिंध की जानिब से कुछ कहा गया, कोई नोटिस वगैरह लिया हो? देखिए IG सिंध जो है वो खुद कच्चे के डाकुओं का जो मामला है उसके ऊपर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका सारा फोकस जो है वो उस पर इंटीरियर पर है, कच्चे के इलाके के ऊपर है। तो दूसरी जानिब हमें कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कराची में 3 DIG जो है CCTO यानी कराची पुलिस चीफ मौजूद है, लेकिन ये जो है इस वक्त कराची में हमें ये नजर आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और सिर्फ 5 माह में अगर 60 शहरी मारे गए हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के हवाले से। इसमें जो है वो नौजवान लेडीज, इसमें जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर, शहर का स्क्रीन जो है वो इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारी जा रही है, और ये वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी फहीम, बताइएगा कि क्योंकि केसेस तो सामने आ गए हैं कि कितने लोग कहां पर मरे हैं, पुलिस की नाअहली के केसेस सामने आए हैं कि किस जगह पर किसकी तैनाती थी और कौन गश्त पर मौजूद था, लेकिन क्राइम जो है वो फिर भी बढ़ रहे हैं, इस तरह के केसेस की रिपोर्ट सामने आई है? कराची पुलिस जो है उसमें एक वक्त में ये नजर आया था कि जब जो नए वजीर दाखिला आए थे लंजार, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जिस SHO की हुदूद में कोई शहरी मारा जाएगा स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों तो उसे जो है फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन ये प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन उसके बाद कराची पुलिस के अफसरान की जानिब से खास तौर पर जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई इस फैसले के ऊपर, और लंजार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। और अब उसके बाद हमने नहीं देखा कि कराची पुलिस ने किसी SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो जब उसके इलाके में कोई शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों मारा गया हो। तो वो सिलसिला रुक चुका है कि जो जजा और सजा का जो कानून है, जो जिसके जरिए जो है किसी भी इदारे में बेहतरी लाई जा सकती है, वो हमें कराची पुलिस में अब नजर नहीं आ रहा है। नए वजीर दाखिला ने आने के बाद ये एक्शन लिए थे, लेकिन अब वो भी जो है इन वाकयात के ऊपर हमें खामोश नजर आ रहे हैं। जी फहीम, अफसरान की जब कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो तब तो वो बहुत मुतहिद दिखाई देते हैं कि अब क्राइम पर कंट्रोल पाया जाएगा, इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई और इस तरह के इकदाम किए जाए, लेकिन जब क्राइम हो रहा होता है तो तब अफसरान की जो है वो जिम्मेदारियां नज़र नहीं आती, बल्कि गफलत का मुजाहरा किया जाता है। तो अभी ये बताइएगा कि अफसरान की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है या फिर मामला जो है वो इसी तरह से रफा दफा किया जा रहा है? देखिए, कराची पुलिसिंग जो है वो किसी की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करने का नाम नहीं है। कराची पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करती है, IG सिंध की सरबराही में भी होती है, कराची पुलिस की सरबराही में भी होती है, नीचे आकर में DIGs और SSPs के लेवल पर भी जो है वो मीटिंग्स होती हुई जरूर नजर आती हैं, और इन मीटिंग्स में जो है वो बहुत से इक़दाम करने की बातें भी की जाती हैं, उसकी प्रेस रिलीज भी बाकायदा तौर पर मीडिया को दी जाती है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त कराची में अगर हम 5 माह में ये देखें कि 60 शहरी मारे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है। यानी अगर हम इन 5 माह की अगर हम बात करें तो यौमिया हमें जो है वो 2 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए नजर आते हैं। इस अगर हम फीसद के ऊपर जाते हैं, औसत के ऊपर जाते हैं, तो ये सिचुएशन किसी भी तरह से एक मुनासिब सिचुएशन नहीं है। कराची के शहरी जो है वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और जिस तरह की वारदातें जो है वो शहर में स्ट्रीट क्राइम की और क्रिमिनल्स के हाथों मारे जाने की हो रही हैं, उसके शहरियों में बहुत ज्यादा खौफ पाया जाता है।
जी, शहरियों में खौफ पाया जा रहा है, फिर भी पुलिस जो है वो जिम्मेदारियां नहीं सर अंजाम दे रही, तो फिर सदेबाब क्या होगा? देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी भी तरह से पुलिसिंग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम करने का नाम नहीं है। तो हमारे पुलिस अफसरान को भी और कराची पुलिस को भी रोड पर निकलकर जो है वो काम करना होगा। शहर में जो है वो चेकिंग करनी होगी, स्नैप चेकिंग को बढ़ाना होगा, गश्त को बढ़ाना होगा। इसी के और फिर सबसे बढ़कर जो बात जो हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं कि शहर को आपको सेफ सिटी बनाना होगा। सेफ सिटी के ऊपर बात तो शुरू हो गई है, किसी हद तक काम भी शुरू हो गया। इसे जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करना होगा। इसमें मुकम्मल करने में ये बात बहुत अहम है कि ऐसे कैमरे शहर में लगने चाहिए जो फेस रिकग्निशन रखते हो, जो कार की नंबर प्लेट पढ़ सकते हो। और ये तमाम जो कैमराज हैं ये नादरा के और एक्साइज के लिंक्ड होने चाहिए, ताकि जब भी कोई वारदात हो तो फौरी तौर पर उस शख्स के चेहरे की जब उस शख्स का चेहरा जो है किसी कैमरे में आ जाए तो उसकी नादरा से फौरी तौर पर डिटेल सामने आ जाए। अगर किसी क्राइम में मुलविस किसी गाड़ी की नंबर प्लेट कैमरे की जद में आ जाए तो फौरी तौर पर जो एक्साइज के डेटा है वो सामने आ जाए। तो इस नौयत के वाकयात जब तक नहीं होंगे और ये कैमरा लगने के बाद सेफ सिटी के जरिए शहरियों डाकुओं को नहीं पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ा जाएगा, उस वक्त जो शहर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। जी, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। फहीम, क्योंकि आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की है, तो अभी हमने देखा था गुज़िश्ता हफ्ते पहले की बात है कि सेफ सिटी प्रोग्राम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए कैमरे भी मुख्तस किए गए थे। तो अभी आप क्योंकि बात करें कि कैमरों से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ये ईस्ट और वेस्ट जहाँ पर ज़्यादातर क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, यहाँ पर कैमरे नस्ब थे या नहीं? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपकी जानिब से किया गया है कि इस वक्त कराची में जो पहले मरहले में कैमराज लगाने की बात हुई है सेफ सिटी में, वो सिर्फ रेड जोन में बात हो रही है कि रेड जोन में कैमराज लगाए जाएंगे। सबसे पहले रेड जोन ऑलरेडी जो है वो सिक्योर समझा जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। और जो इस वक्त क्राइम का डेटा जो हम अपने नाज़रीन की शेयर कर रहे हैं, इसमें भी हमें यही नजर आता है कि सिर्फ एक वाकया रेड जोन यानी जिला साउथ में जो है वो पेश आया है। जी, वाकया पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका फहीम सिद्दीकी, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। काजवे पर डाकू राज के दौरान पुलिस गायब हो चुकी है। डाकुओं ने नाका लगाकर दर्जनों शहरियों को लूट लिया है। रात के औकात में मुसलसल तीसरे रोज लूट मार की गई। शहरियों ने वीडियोस बनाकर सिटी 21 को भेज दी। और आपको बताते चले कि कोरंगी काजवे पर डाकू बेलगाम हो चुके हैं। और आपको बताते चले डाकुओं का फिर नाका लगाकर लूट मार करने का सिलसिला जारी है। और काजवे पर डाकू राज के दौरान पुलिस गायब हो चुकी है। डाकुओं ने नाका लगाकर दर्जनों शहरियों को लूट लिया है। रात के औकात में मुसलसल तीसरे रोज लूट मार की गई। शहरियों ने वीडियोस बनाकर सिटी 21 को भेज दिया है। आपको यहां पर आगाह करते चलें कि लूट मार का सिलसिला जारी है। डाकुओं की जानिब से कोरंगी काजवे का ये वाकया है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया है, क्या मामूलात हैं? बिल्कुल, कोरंगी एक दफा फिर से नोगो एरिया बनना शुरू हो गया है। एसएसपी कोरंगी हसन सरदार के जाने के बाद कोरंगी कॉजवे पर डाकू फिर से नाका लगा के लूटमार की वारदात शुरू हो गई है। कॉजवे पर डाकू राज के दौरान पुलिस गायब नजर आई। डाकू ने नाका लगाकर दर्जनों शहरियों को लूट लिया है। लूटमार के बाद कॉजवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था। रात के औकात में मुसलसल तीसरे रोज लूटमार की गई, जबकि शहरियों ने वीडियोस बनाकर सिटी 21 को जो वो भेज दिए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार अफराद को लूटा गया। शहरी बिला खौफ रुकावटें लगा खड़ी करके जो डाकू हैं वो शहरियों को लूटते रहे। और मददगार पुलिस 15 पर इतला के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। शहरियों में इल्जाम आयद किया है 2 साल पहले भी इसी मकाम पर नाका लगाकर शहरियों को लूटा गया था। मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद पुलिस एक्शन नजर लेती हुई नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पर जो है वो आला अफसरान ने केस जाने के बाद इस तरीके की वारदातें आम होना शुरू हो गई। पहले कोरंगी जो है वो नोगो के एरिया कहलाया जाने लगा था, लेकिन अब जो है फिर से एक दफा डाकू जो है वो कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेलगाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉजवे, ईवीएम कॉजवे और दीगर कॉजवे, वहां पर शहरियों को बाकायदा बीच में डाकू आके रोकते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम करते हैं, नाका लगाते हैं। वैसे तो पुलिस के नाके नजर आने चाहिए कोरंगी के अंदर, लेकिन पुलिस के नाके नहीं, डाकुओं के नाके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और शहरी जो है मुसलसल लुट रहे हैं डाकुओं के हाथों, लेकिन पुलिस जो काफी खरगोश के मजे देती हुई नजर आ रही है कोरंगी की। जी अनुषा, बताइएगा कि पुलिस मौके पर गायब हुई है, पहले से मौजूद नहीं थी? बिल्कुल, पुलिस मौके पर तो मौजूद होती ही नहीं है। कॉजवे के ऊपर मुसलसल लोग लुट रहे हैं। कोरंगी पुलिस की नाअहली है ये।
बिल्कुल। क्योंकि आला अफसरान सीट पर मौजूद नहीं होते और इसी तरीके से जो थाने हैं वो भी गश्त नहीं बढ़ा रहे हैं अपनी पुलिस मोबाइल का। मुताबिक बार शहरी लुट चुके हैं। कोरंगी पुलिस एक दफा फिर से ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कहीं पर भी गश्त नजर नहीं आ रहा और डाकू जो है वो अब आजाद नजर आ रहे हैं, जिससे कोरंगी के अंदर इसके ऊपर आला अफसरान को जो है वो बिल्कुल नोटिस मिलना चाहिए और कोरंगी के अंदर पुलिस की गश्त को बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरीके की वारदातें आम ना हो, क्योंकि कई शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं, लेकिन कोरंगी पुलिस इस हवाले से कोई भी हिकमत अमली तैयार नहीं कर रही है। जी अनुषा, बताइएगा कि शहरियों की जानिब से रिपोर्ट की गई है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि सिटी 21 को ही लोग जो है वो फुटेजेस और वीडियोस बना के सेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून के साथ कोई राब्ता किया पुलिस के साथ? क्योंकि मौके पर, क्योंकि आप बता रहे हैं मौजूद नहीं थी, गायब थी, तो इस पर कोई कार्रवाई की गई हो? शहरी 15 पर इतला करते हैं, उसके बावजूद जब पुलिस नहीं पहुंचती, 15 का जो निजाम है वो बुरी तरह मुतासर है कि 15 को शहरी कॉल करते हैं। कराची में 15 का निजाम तबाह नजर आता है। 15 के अगर बात कर ले, कोई मसला हो जाए, तो उसके बाद भी 15 मौके पर नहीं पहुंचती है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला पुलिस महकमा पुलिस के अंदर मौजूद है। आला अफसरान जो है इनके ऊपर नोटिस नहीं देते और हम देख रहे हैं कि कोरंगी अब पुलिस तो नजर आती ही नहीं है, लेकिन 15 भी ऊपर से मौजूद नहीं होती है। और जब शहरी लुट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, डाकू आराम से लूट मार करके वहां से चले जाते हैं, फिर पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस जो है वो जाती है, जाके विजिट करती है और वापसी चली जाती है, लेकिन पुलिस डाकुओं को नहीं पकड़ पाती। हम देख रहे हैं कि अभी एसएसपी तौहीद रहमान को जो है वो एसएसपी कोरंगी का चार्ज दिया है और ये अब लूटमार का सिलसिला शुरू हो गया है। निजाम जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, लेकिन कोरंगी पुलिस जो है वो बिल्कुल भी इन डाकुओं को लगाम नहीं डाल रही है। ऐसे खाली नाके लगा के वारदात तो हुई है, लेकिन कॉजवे पर कई शहरी लुटे भी हैं कि डाकू एकदम से कच्ची की साइड से निकलते हैं, कॉजवे से आने वाले शहरी को जो है वो रोकते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। जी अनुषा, क्योंकि आप बता रही हैं कि एसएसपी तब्दील हुए हैं, इनसे कबल जो एसएसपी थे तब मामला थोड़ा हल्का था, या तब भी वारदात इसी तरह से होती थी, या फिर अब वारदात का सिलसिला जो है वो मजीद बढ़ गया है? जब एसएसपी कोरंगी हसन सरदार नियाजी के पास चार्ज गया था तो कोरंगी के अंदर तकरीबन क्राइम कम हो चुका था। कॉजवे पर ऐसा नाका लगाकर लूटमार की वारदात देखने में नहीं आई उनके जब पोस्टिंग थी, लेकिन अभी जब एसएसपी वो चार्ज छोड़कर इस्लामाबाद रवाना हुए हैं और अभी नए एसएसपी को चार्ज दिया है, फिर से कोरंगी के डाकू जो है वो एक दफा नाके लगाकर लूटमार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3 साल कबल भी ये वाकया पेश आया था कि कॉजवे पर नाका लगा के शहरियों को लूटा गया था। जी, शहरियों को लूटा गया था। अनुषा जाफरी हमें तफसीलें अदा कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका अनुषा। शहर काद में डाकू बेलगाम हो गए। गुलशन इकबाल में डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाले इत्तका के अहल खाना इंसाफ के मुंतज़िर नौजवान तालिब इल्म के कातिलों का ताहाल पता न चल सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखें शहर में अगर हम लोग डकैती मुज़ामत के ऊपर कत्ल होने वाले अफराद की बात करें तो उनकी तादाद 71 हो चुकी है। 2 रोज़ कबल भी किसी तरह का वाक़या गुलशन इकबाल में पेश आया, जिसमें 27 साल का एक नौजवान जिसका नाम इत्तिका है, डकैती मुज़ामत के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया। उसके घर के चंद फासले के ऊपर ही उसको डकैतों की जानिब से गोली मार दी गई और उसकी मोटरसाइकिल लेकर बासानी डकैत फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ उसका नमाज जनाजा हुआ और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई शहरी डकैती मुज़ामत के ऊपर ज़ख्मी होता है या तो फिर जाँबाक होता है। इत्तिका के बड़े भाई इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद भाई, एक बहुत बड़ा सदमा भी है, बहुत दुख भी है इस बात का, जवान आपका भाई, छोटा जवान बेटा, जवान शौहर, ज़ाहिर है इसकी जो है वो कोई हो नहीं की जा सकती। क्या समझते हैं कराची किस तरफ जा रहा है, क्या वाक़या हुआ था, क्या मुतालबा करते हैं आला हुकाम से? देखिए जी, कराची जो है ना, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड इट हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबडी और बस इसकी मिसमैनेजमेंट हमने खुद की है। बीइंग अ कराचीआइट, हमने जो बेसिकली मैनेजमेंट आला हुकाम जो है बेसिकली दे कुडंट कंट्रोल कि कितने लोग कराची में आएंगे, कहाँ बसेंगे और क्या करेंगे, क्या काम करते हैं, हमने इसके ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं की। तो जितने लोग बाहर से आए और उनको कामकाज नहीं मिला तो दे टर्न के चोरियाँ, डकैतियाँ और इन चीज़ों के ऊपर उतर आए। अब उन्होंने ये देखा है कि जो भी आवाम है हमारी वो खौफज़दा है पहले बहुत ज़्यादा वाक़यात से और बाकी वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं और यही एक वाक़या जो है वो मेरे भाई के साथ भी हुआ। उसकी मोटरसाइकिल छीन रहे थे, बाहर गया था चीज़ लेने के लिए। कौन सी मोटरसाइकिल थी उसके पास और
थोड़ा सा उस मंजर के बारे में बता दीजिएगा कि किस तरह गोली मारी और कैसे हुआ ये। घर में मेरे छोटे बच्चे हैं, तो ये सब इसके पास तिके चाचू करके इसके पास जाते रहते हैं। तो ये जब भी बाहर जाता था तो कुछ ना कुछ जो है मेरे बच्चों के लिए लाजमी लेके आता था, और ये इसी पर्पज़ के लिए बाहर गया था बेकरी तक, और वहाँ से वापसी के ऊपर था, और ये घर ही एंटर होने वाला था जिस टाइम पे जो है ना ये इन्होंने डाकू ने उसको इंटरसेप्ट किया। और ही हैज़ नेवर बीन इनटू फिज़िकल एग्रेशंस और समथिंग कि हम बोले कि ये किसी तरह रेजिस्ट भी करेगा उसको या किसी से लड़ने की कोशिश करेगा, ये ऐसा नहीं था। और अगर आप वीडियो फुटेजेस वगैरह भी देखें तो उसने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की, मगर फिर भी उन्होंने जो है ना वो उसको गोली मार दी। देखें, बिल्कुल एक दर्दनाक वाक़या है, और इस तरह के बेतहाशा वाक़यात कराची में रोनुमा हो चुके हैं, और पता नहीं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या हमारी पुलिस कब इन वाक़यात को रोकने में कामयाब होगी। इत्तिका जो है वो IBA के स्टूडेंट थे, MBA कर रहे थे, साथ ही साथ जॉब भी कर रहे थे। एक साल कबल उनकी गालिबन शादी हुई थी, और उनके भाई जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। घर वाले जो है वो गम से निढाल हैं। उनका यही मुतालबा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस या दीगर इदारे जो भी हैं, अब वो एटलीस्ट कराची के जो नौजवान हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये वरना तो फिर जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है कराची का, वो आखिर में यही कोशिश करेगा कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए। ताहम वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है, और इन्वेस्टिगेशन के हवाले तफ्तीश कर दी गई है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि मुल्ज़िमान का जो रूट मैप है उसको बना लिया गया है, और यहाँ की जियो फेंसिंग भी करवा ली गई है। ताहम पुलिस हुकाम ये दावा करते हैं कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाएंगे। जी, यहाँ आपको बताते चले, नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मॉडल कोर्ट शर्की ने दलाइल मुकम्मल करने पर फैसला सुना दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं जवाद आसिफ से। बताइएगा हमें जवाद। जी बिल्कुल, देखें, फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करने का केस है। मॉडल कोर्ट शर्की की अदालत में नामजद मुल्ज़िमान की जानिब से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया है। ये 5 मुल्ज़िमान थे, जिसमें नज़र समीत दीगर शामिल हैं। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया, जिसमें से 4 अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिए गए, जबकि जो 5वां मुल्ज़िम था हसन, वो अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने उसे फ़ौरी गिरफ़्तार करने का जो है वो हुक्म दिया है। इस्तगासा के मुताबिक जो यह फायरिंग का वाक़या मई के आगाज़ में पेश आया था, जब मकतूल फैज़ान को इन मुल्ज़िमान से जिन्हें नामज़द किया गया है जो है वो दुकान पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। जबकि इन मुल्ज़िमान की जानिब से जो दरख्वास्त लगाई गई है ज़मानत की, इसमें यही कहा गया कि जो मकतूल फैज़ान है वो हमसे भत्ता तलब कर रहा था, ना देने पर उसने फायरिंग की, और अपनी ही फायरिंग से गोली लगने से जो है वो हलाक हो गया था। और हमने इसके बाद जो है वो उस मकतूल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने के लिए अदालत में दरख्वास्त भी दी थी। तहम वकील सफ़ाई ने दलील दी कि जो मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त दी थी वो कत्ल के 1 दिन बाद दी थी, लिहाजा इसे काबिल कबूल नहीं समझा जाए। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन मुल्ज़िमान को ज़मानत देने के लिए कोई ठोस वजूहात अभी मौजूद नहीं है, लिहाजा इनकी ज़मानत मुस्तरद की जाती है और इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, और इसकी जो है वो मुकम्मल तफ्तीश की जाए। वाक़े का मुकदमा जो है वो मकतूल फैज़ान के वालिद के मुद्दयत में थाना कोरंगी में दर्ज किया गया था। जी, अब यहाँ खबर शामिल करेंगे। रेवेन्यू हुकाम से मिली भगत करके ज़मीन पर कब्जे का केस। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार मुल्जिम राव जावेद को पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान पर रेवेन्यू अफसरान से मिलकर ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। रेवेन्यू हुकाम से मिली भगत करके ज़मीन पर कब्जे का केस सामने आया है। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार मुल्जिम राव जावेद को पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते चले, कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली 100 एकड़ की मवेशी मंडी में 1 करोड़ रुपए का जानवर शहरी ने खरीद लिया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली 100 एकड़ की मवेशी मंडी में 1 करोड़ रुपए का जानवर शहरी ने खरीद लिया है। आपको बताते चले कि जानवर खरीदा गया है और जानवर की कीमत 1 करोड़ थी, और जिसे शहरी ने खरीद लिया है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली 100 एकड़ की मवेशी मंडी में 1 करोड़ रुपए का जानवर शहरी ने खरीद लिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे एहसन अब्बासी से। बताइएगा एहसन अब्बासी, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की नॉर्दर्न बाईपास पे लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी जो आरजी मवेशी मंडी है उसमें मौजूद हूँ और भावलपुर से लाया जाने वाला बछड़ा जो है वो इस मवेशी मंडी में 1 करोड़ रुपए का जो है वो फरोख्त हुआ है। ये बछड़ा जो है उसके बारे में बताया जा रहा है व्यापारी की जानिब से कि रोजाना जो है वो इसको 10 किलो जो है वो दूध पिलाया जाता है। बच्चों की तरह इस बछड़े को पाला और 6 साल की उम्र में जो है ये फरोख्त के लिए जो है वो तैयार हुआ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये वो ब्राह्मण नस्ल का बछड़ा है जो कि कराची में जो है एक शहरी ने कुर्बानी के लिए खरीदा है। इसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा किस तरह से इसकी खातिर तवाज़ा की गई है, कितनी मेहनत लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, पहले तो इसकी खुराक जो है ना देसी खुराक है, चने की अट्टी, गंदम का दलिया, आटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना इसको 10 किलो दूध देना पड़ता है। सुबह जो है ना सरसों का जैनियन तेल और दही के साथ जो है ना इसको सुबह जो है ना देनी पड़ती है दही, ठीक है ना। देसी खुराक से हमने इसको तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पे भरोसा है और उम्मीद है ये इस टाइम 2024 के सीज़न का सबसे भारी और वजनी बछड़ा हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितना माल लेके आप आए कराची? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माल 30 माल है। और कितना अब तक बिक गया? अभी 3 बिका है। 3 बिका है। इस कितनी मालियत के हैं बाकी? बाकी जो है ना एक 40 लाख का बिका है, एक ये 1 करोड़ का, एक बिका है 15 लाख 20 हजार का, बाकी खड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। कैसी है मंडी की पोजीशन खरीदार के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देसी खातिर तवाज़ा से जो है इस बछड़े को पाला गया है। सरसों का तेल है, दही है, ग्लूकोज का पानी है और इस वक्त ये जो तैयारी इसकी हुई है और 6 साल की उम्र में 60 मन से ज़्यादा जो वज़न है वो इस बछड़े ने उठाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बासी।